नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। जोगी परिवार के एक और सदस्य की जाति को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की जाति को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल से शिकायत की है। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर ऋचा जोगी की जाति को निरस्त करने की मांग की। संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी ने कहा कि ऋचा जोगी ने फर्जी तरीके से एसटी वर्ग की जाति बनाई है, जो निरस्त होनी चाहिए। जोगी परिवार के एक और सदस्य की जाति को लेकर अब सियासत हो रही है। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी पर फर्जी तरीके से एसटी वर्ग की जाति बनाने का, उसका प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। ऋचा जोगी के पिताजी के जो सर्विस रिकॉर्ड में भी क्रिश्चियन लिखा हुआ है और जो उनके जो ग्रेडेशन लिस्ट जो प्रतिवर्ष बनता है उसमें उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया। हाँ, उसकी जांच हो, निरस्त हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जोगी परिवार के एक और सदस्य की जाति को लेकर सियासत शुरू हो गई है। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की जाति को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल से शिकायत की है। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर ऋचा जोगी की जाति को निरस्त करने की मांग की है। संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी ने कहा कि ऋचा जोगी ने फर्जी तरीके से एसटी वर्ग की जाति बनाई है, जो निरस्त होनी चाहिए। तो ऋचा जोगी पर फर्जी तरीके से एसटी वर्ग की जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रायपुर से देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, अमित जोगी और अजीत जोगी की जाति को लेकर जो बवाल लगातार मचा हुआ था वो तो अब तक सुलझ नहीं पाया, और अब इस बीच ऋचा जोगी के फर्जी तरीके से एसटी वर्ग की जाति प्रमाण पत्र लेने का बवाल एक बार फिर आ गया है सामने। क्या कांग्रेस तर्क रख रही है? क्या सबूत और किस आधार पर राज्यपाल से शिकायत करने पहुंची? देखिए, 2.5 महीने पहले ऋचा जोगी ने एक आवेदन किया था मुंगेली कलेक्टर के माध्यम से जरहा गांव एसडीएम के पास, जिसमें उन्होंने अपनी ओर से अपनी जाति को जो है बताने का प्रयास किया था कि वो अनुसूचित जाति की हैं और उनका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना चाहिए। उस आधार पर उनको जाति प्रमाण पत्र जारी भी हो गया। बाद में संत कुमार नेताम, जो कि अजीत जोगी के जाति प्रकरण पर, अमित जोगी के जाति प्रकरण पर लगातार बीते 20 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें यह कहा गया कि ऋचा जोगी ने जरूरी दस्तावेज जो है अपने हस्ताक्षर के बगैर जो है आवेदन जमा किया है। उसमें जो ईमेल आईडी इस्तेमाल की गई है वो किसी मानिकपुरी की है। इस तरह के अलग अलग बिंदु के आधार पर 3 पन्नों की शिकायत संत कुमार नेताम ने मुंगेली कलेक्टर के सामने रखी और उसके आधार पर मुंगेली कलेक्टर ने एक नोटिस जारी किया है ऋचा जोगी को, जिसमें 8 तारीख तक उनको जवाब देना है कि उनके जाति प्रमाण पत्र को क्यों निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। और उसी के आधार पर जो कांग्रेस के 5 आदिवासी विधायक आज राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। शिशुपाल सोरी उसकी अगुवाई कर रहे थे, जो कांकेर के सांसद हैं और पूर्व में आईएएस रह चुके हैं। तो उनकी ओर से राज्यपाल से यह कहा गया है कि उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए, चूंकि प्रदेश में आदिवासियों को उनके मूल हक से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जो इस जाति प्रमाण पत्र में दस्तावेजों के हेरफेर की गई है, जिसमें सही तरीके का जो फॉर्मेट होता है उसका पालन नहीं किया गया है, उसको आधार बनाते हुए ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना चाहिए। अभी अभी अमित जोगी का बयान सामने आया है, जिसमें अमित जोगी यह कह रहे हैं कि जानबूझकर उनके परिवार को प्रताड़ित करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। कलेक्टर की ओर से भेजा गया नोटिस उनके रायपुर स्थित सागौन बंगले के निवास में नहीं पहुंचा है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब तक उनके परिवार को नोटिस नहीं मिला और ऐसी स्थिति में कलेक्टर जो है वो जानबूझकर निरस्त कर सकते हैं उनकी पत्नी के जाति प्रमाण पत्र को। इसलिए उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और कलेक्टर से जवाब मांगे कि आखिर क्यों उनके पत्नी के जाति को लेकर के ये विवाद सामने आ रहा है, या उन्होंने नोटिस जारी की है। जी बिल्कुल देवेश, और उपचुनावों के पहले ये मुद्दा उठाना और फिर जोगी परिवार को घेरना, कई इसमें अलग अलग फैक्टर्स निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अभी तक अमित जोगी, अजीत जोगी का निधन हो गया है। उनकी जाति को लेकर जो लगातार बवाल चल रहा था पिछले कई सालों से, अभी तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, और अब एक बार फिर इस मुद्दे को जन्म देना, इस मुद्दे को पैदा करना, उठाना, क्या समझा जाए इससे? देखिए, आज की स्थिति में अजीत जोगी की जाति प्रमाणित नहीं है, इसलिए क्योंकि अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को तत्कालीन बिलासपुर कलेक्टर ने जब निरस्त किया था, उसके बाद अजीत जोगी अपने जाति प्रमाण पत्र को फिर से रिशेड्यूल कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने याचिका लगाई हुई है।
अजीत जोगी के निधन के बाद वह याचिका स्वमेव समाप्त हो गई। यानी आज की स्थिति में अजीत जोगी की जाति का निर्धारण नहीं है। लेकिन विवाद यहां पर यही वजह है कि अमित जोगी जो है वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पर संशय बना हुआ था। क्योंकि जब अजीत जोगी की जाति निर्धारित नहीं है और सरकारी आज की स्थिति में अजीत जोगी के जाति को लेकर के विवाद बना हुआ है, ऐसी स्थिति में अमित जोगी चुनाव अगर नहीं लड़ पाते हैं, यही वजह है कि 2.5 महीने पहले ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र जरहा गांव जो है मुंगेली जिले में, वहां से जारी कराया गया था और उसमें ऋचा रूपाली साधु के नाम से उनका जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया गया था। चूंकि ऋचा जोगी चुनाव लड़ सकती हैं, इसलिए जो संत कुमार नेताम है जिन्होंने अजीत जोगी की जाति का मामला उठाया था, उनकी ओर से शिकायत मुंगेली कलेक्टर को की गई कि उनके जाति प्रमाण पत्र के लिए जो किए गए आवेदन हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और उसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जाए। उसी को आधार बनाते हुए कलेक्टर ने ऋचा जोगी को नोटिस जारी किया है और उनको जवाब देने के लिए कहा है। हालांकि ऋचा जोगी क्या जवाब देती हैं, इसके पहले अमित जोगी ने कह दिया कि नोटिस उनके परिवार को मिला नहीं है। बिल्कुल देवेश, लेकिन अगर नोटिस मिलता है तो उसके बाद अब अगली प्रतिक्रिया अमित जोगी की क्या हो सकती है, या फिर कहें अमित जोगी के पास क्या उतने सबूत हैं जिसको वो सामने रख सके, या वो तमाम आधार होंगे जिसको लेकर वो ये साबित कर सके कि ऋचा जोगी की जो एसटी उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के जरिए दिखाई है वो सही है, वो सच है। देखिए, ऋचा जोगी के जाति पर विवाद कम है, उनके जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, इस तरह के जो त्रुटियां हैं उनके लिए जो उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए गए हैं। उनकी जाति को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद नहीं है क्योंकि उनके पिताजी भी अपने जाति के आधार पर नौकरी करते रहे हैं। उनके पिताजी पेशे से रेंजर थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो उनके जाति के इसलिए विवाद बनाया गया। उनकी जाति की शिकायत भी इसलिए की गई है कि जो जाति के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो आवेदन किया जाता है उस आवेदन पत्र में त्रुटियों की बात कही गई है। अभी उनके पास अवसर होगा कि वो सही फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सके। यदि उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त होता उस स्थिति में यदि ऋचा जोगी की ओर से दिया गया जवाब कलेक्टर को संतुष्ट करता है, जिसकी तारीख कल तक की मियाद रखी गई है, कल अगर वो आवेदन कर देती हैं, ठीक देवेश, आखिरी रिएक्शन कि अगर ये मामला और ज्यादा फंसता है, पेच फंसता है और चुनावों के पहले क्योंकि ये मामला एक बार फिर गरमा रहा है, तो इससे मुश्किलें क्या जोगी परिवार की बढ़ सकती हैं या फिर लंबी प्रक्रिया चलेगी तो हो सकता है कि चुनाव के पहले ज्यादा मुसीबतें ना आए जोगी परिवार के सामने? देखिए, चुनाव के पहले अगर ये प्रक्रिया चलती है, इस तरह के विवाद चलते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र बनाने का और निरस्त करने का तमाम अधिकार जो है वो कलेक्टर को और जिले की जातिगत छानबीन समिति को होता है। कोई बड़ा विवाद होता है तो उसके लिए राज्य स्तर पर जाति की छानबीन समिति होती है। लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो राज्य सरकार के अधीन ही होती हैं और यह उम्मीद की जाती है कि जो कलेक्टर होंगे या छानबीन समिति के मेंबर्स होंगे वो बगैर किसी दबाव या प्रलोभन के सही तरीके से किसी के भी जाति का निर्धारण करेंगे, या उनके जाति प्रमाण पत्र के लिए अगर आवेदन किया जाता है तो उसका निराकरण करते हुए उनको जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे। चूंकि मामला पॉलिटिकल है इसलिए इस पूरे मामले पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अब केवल इंतजार किया जा रहा है कि ऋचा जोगी की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और उसके जवाब से कलेक्टर कितना संतुष्ट होते हैं और क्या उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाएगा या फिर उसे सेटिस्फैक्टरी लेवल पर ले जाकर के उनके जाति प्रमाण पत्र को जारी रहने दिया जाएगा। बिल्कुल देवेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अभी तक जोगी परिवार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि नोटिस मिला है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नोटिस भेज दिया गया है और नोटिस का जवाब आने का फिलहाल इंतजार है। इसके पहले जोगी परिवार की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राज्यपाल जी से गुहार लगाता हूं कि तत्काल मुंगेली कलेक्टर से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगे। मैं महामहिम राज्यपाल जी से गुहार लगाता हूं कि तत्काल मुंगेली कलेक्टर से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगे। आगे बढ़ते हैं। हाथरस की घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस 3 दिवसीय प्रदर्शन कर रही है और इसी के तहत आज कांग्रेसियों ने रायपुर के राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। कांग्रेसियों ने हाथरस घटना के विरोध में राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री शिव डहरिया समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री शिव डहरिया ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार में अनुसूचित जाति और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। वहीं मोहन मरकाम ने कहा कि जब तक न्याय नहीं हो जाता हमारा विरोध जारी रहेगा। अभी तो जग रही है।
को प्रताड़ित करके इनको इन परिवारों को न्याय ना दिलाना है, उससे साफ जाहिर होता है जो पीड़ित परिवारों को डराया धमकाया जा रहा है और जो दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है, उनके सांसद जेल में जाके मिलते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं बचाने का काम कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट मांगना है पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और दोषियों की फांसी की सजा मिले, हमारी मांग। जो अन्याय अत्याचार मोदी करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, उस अन्याय अत्याचार के प्रतिकार करने के लिए हमारे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता आज सड़क में उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी और शिव डहरी आवाज उठा रहा है, इसलिए वो शिव डहरिया की पुतला जला रहे हैं। हाथरस की घटना पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी के श्री चंद सुंदरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ी हास्यास्पद बात है कि छत्तीसगढ़ के लोग उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ को संभाल ले। उन्होंने कहा कि सरगुजा कोंडागांव की घटना और ऐसी 2500 बलात्कार की घटनाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 1 साल के कार्यकाल में हुई है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन्हें बलरामपुर कोंडागांव जाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। ये तर्क कहीं सरकार का उचित नहीं कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, तो क्या अपराधी अपराध करें, बच्चियों का बलात्कार करें, हवस की शिकार बने बच्चियां और उसके बाद ये निर्णय करें, कहाँ का उचित है? अपराधी पकड़े जाए इसका मतलब थोड़ी अपराध बोझ से कम हो जाएगा। तो इनको जाना चाहिए कोंडागांव और बलरामपुर। भाजपा नेताओं का चरित्र अपराधियों को संरक्षण देना है, बलात्कारियों को बचाना है। हाथरस में हुई दुष्कर्म की घटना में शामिल अपराधियों को कड़ी कार्रवाई करने, पीड़िता को न्याय दिलाने और यूपी की योगी भाजपा की सरकार जो महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम है, उस पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर राजभवन जाएंगे। कोंडागांव जिले के ओराट गांव में रेप के बाद आत्महत्या के मामले में 3 महीने बाद पुलिस युवती के शव को खोदने की तैयारी कर रही है। दरअसल 5 जुलाई 2020 को रेप की घटना के बाद युवती ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद घर वालों ने किसी को इस बात की जानकारी न देते हुए उसे दफन कर दिया था। लेकिन 3 महीने बाद मीडिया को इस बात की भनक लगी, जिसके बाद जब पुलिस ने इस बारे में सवाल किया गया तो आनन फानन में युवती के शव को खोदने की तैयारी की जाने लगी। तो वहीं इस पूरे मामले में पंचायत से लेकर पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि लड़की की आत्महत्या और उससे रेप की जानकारी पुलिस को दी ही नहीं गई। ऐसे में पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे में सवाल यह भी है कि जब कोई केस दर्ज ही नहीं किया गया तो गिरफ्तारी किस बात की? 1 महीने पहले की घटना है जो प्रारंभिक जानकारी मिली है। आज मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है और हम तत्काल इसके अंदर आगे तफ्तीश में जुट गए। परिवार की तरफ से नहीं तो गांव की तरफ से हमारे पास कोई भी मर्ग इंटीमेशन नहीं आया है। आज हमें इसकी जानकारी मिली है, हम मामले में तफ्तीश में जुटे हैं। जशपुर के पंचसली गांव में नाबालिग के साथ रेप और आत्महत्या के मामले में पुलिस प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। मृतक के गांव पहुंची रायगढ़ की सांसद गोमती राज ने न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गांव आने का निमंत्रण दिया। गोमती साय ने यह कहा है कि हाथरस मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी न्याय मांगने गए थे तो यहां भी आए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की करतूतों का हिसाब लें। उन्होंने कहा कि उनके आने जाने का खर्च मैं दूंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार करके मामले को ठंडे बस्ते में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि परिस्थितियां कह रही हैं कि हत्या में और भी कई लोग शामिल हैं जिन पर हत्या का मामला दर्ज है, उनको गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों 7 महीने की गर्भवती नाबालिग बच्ची की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली थी। परिजनों का आरोप है कि युवती का प्रेम संबंध सुशील मिंज से बीते 3 साल से चल रहा था। जब युवती गर्भवती हो गई तो सुशील ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। प्रेमी के मुकरने से परेशान पीड़ित पुलिस से शिकायत करने जा रही थी, जिसकी भनक मिलते ही आरोपी पक्ष के लोग लड़की को अपनाने की बात कहते हुए घर ले गए, लेकिन 2 दिन बाद उसकी लाश पेड़ पर फंदे पे झूलती हुई मिली थी।
एक सांसद होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग यहाँ पर दुखी परिवार से मिलने आए हैं। ये लोग कह रहे हैं आत्महत्या, तो हम लोग जो जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, सुन ही रहे हैं, उस हिसाब से तो आत्महत्या है ही नहीं। और उस हिसाब से तो ये लोग मर्डर करके उसको पेड़ में लटका दिए, इतना बर्बरता से उसका हत्या किए ये लोग, और उसके पेट में बच्चा था। आज इतना बड़ा घटना है, यो भी इसी ब्लॉक में ज़्यादातर घटनाएं हो रहा है, वो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है। बिलासपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 13 साल की बच्ची के बड़े पिता को पुलिस ने छेड़खानी और प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया। मामला सरकंडा इलाके का है। आरोप है कि घर में अकेली रहने वाली 13 साल की बच्ची के साथ उसके बड़े पापा पिछले काफी दिनों से अश्लील हरकतें कर रहे थे। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी आरोपी दे रहा था। छेड़छाड़ से तंग आकर बच्ची ने अपनी आपबीती अपनी सहेली को बताई, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हो सका। पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए आरोपी बड़े पिता को महज 8 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी समेत अन्य मांगों को लेकर बीजेपी प्रदेश व्यापी धरना कर रही है। रायपुर के बूढ़ा तालाब में बीजेपी नेता धरने पर बैठे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ट्रैक्टर के जरिए धरना स्थल पर पहुंचे, तो वहीं धरने में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत समेत संगठन के तमाम चेहरे मौजूद रहे। इस दौरान सरकार पर हमला करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भूपेश सरकार को माफिया और लुटेरी सरकार बताया। बीजेपी धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू करने, प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदी करने, बोनस की बकाया राशि एकमुश्त देने समेत अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। देखिए, ये सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है। ये सरकार पूरी तरह नकारा साबित हुई है। ये सरकार के राज में किसान दुखी है, किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों को वादा किया 2500 रुपए का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज धरने पर बैठी है, पूरे प्रदेश में धरने में बैठी है। तो शुरुआत है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी, सरकार की ईंट से ईंट बजाएगी। जिस मुद्दे पर कांग्रेस बेहोश थी, जब अध्यादेश आया, पंजाब सरकार ने जिन कानूनों पर सहमति दी, अचानक उनको लगने लगा कि इसका विरोध करना है, इसलिए उसके नेता ने कहा। तो छत्तीसगढ़ की सरकार या पंजाब की सरकार, ये तोता सरकार, इनकी कोई खुद का दृष्टिकोण नहीं है। तो जैसे उनको गुरु बोले वैसे बोले। बरवाही की जंग मारपीट तक पहुंच गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर साड़ी शॉल बांटने के आरोपों के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उनसे मारपीट का आरोप लगा। बीजेपी की शिकायत और प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस ने भी शिकायत की है, जिस पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि मारपीट मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अमित जोगी ने एक वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस पर वोटर्स को लुभाने के लिए साड़ी शॉल बांटने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से सियासत चरम पर है और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का भी मामला सामने आया है। इसमें एक तो कंधे में छिला हुआ है और आंख में भी थोड़ा सा चोट है, हल्का सा। बाहरी चोट तो साधारण है, लेकिन अंदर थोड़ा सा कान में प्रॉब्लम है, तो वो कम से कम 2 हफ्ते का इलाज जरूरी है उसमें। कल देर रात को 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में किसी बात को लेके भिड़ लिए और आपस में मारपीट होने के बाद दोनों थाना आके अपने अपने पक्ष में आवेदन दिए हैं। दोनों के आवेदन को थाना ने ले लिया है। जांच करने के उपरांत दोनों पक्षों के आवेदन पर FIR की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज टीम की मेहनत रंग लाई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को 100 सीट के नए एडमिशन की अनुमति दे दी है। सरगुजा के लिए मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। 5वें सत्र की अनुमति के लिए मेडिकल कॉलेज की टीम ने युद्ध स्तर पर मेहनत की थी। MCI की दी गई सभी गाइडलाइंस का समय रहते मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सभी कमियों को टीम वर्क के साथ पूरा किया, तब जाकर
एमसीआई ने 5वें सत्र की मान्यता अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को दी। बता दें कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को पहली मान्यता 2016 में मिली थी। 2017 में एमसीआई ने मेडिकल कॉलेज को 0 ईयर घोषित किया था, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एक बार फिर मेहनत की, जिस वजह से एमसीआई ने 2018 में नए एडमिशन की अनुमति दी थी। हालांकि भवन और फैकल्टी की कमी के चलते 2019 में एक बार फिर एमसीआई ने 0 ईयर घोषित कर दिया था। इसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद मोर्चा संभाला और उनके नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज की टीम समय रहते सभी कमियों को कोरोना काल के दौरान पूरा करने में सफल रही। कोरोना संकट के दौरान निजी अस्पतालों की मनमानी पर प्रशासन और सरकार सख्त है। ऐसे ही एक मामले में दुर्ग में एक निजी अस्पतालों पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है। मित्तल अस्पताल और बीएसआर हाईटेक अस्पताल पर आरोप है कि कोविड के इलाज के लिए निर्धारित दर से ज्यादा पैसे वसूले गए। कलेक्टर की जांच कमेटी ने आरोपों को सही पाया। ऐसे में दोनों अस्पतालों के खिलाफ नर्सिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने मित्तल अस्पताल पर 44,000 का जुर्माना लगाते हुए 92,000 रुपए परिजनों को लौटाने के निर्देश दिए। तो वहीं बीएसआर हाईटेक अस्पताल को भी 5,10,000 रुपए मरीज के परिजनों को वापस करने का नोटिस दिया गया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन आरोपों से इनकार कर रहा है। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान में तकरीबन 80 लाख रुपए का गबन हुआ है। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रोहन कनौजिया नाम के आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। रोहन कनौजिया शराब दुकानों में मेन पावर सप्लाई का काम करता है और उसे पहले ही पचमढ़ी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया जा चुका है। एक था दशरथ मांझी, जिसने पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए पूरा का पूरा पहाड़ काट डाला था। तो वहीं कोरिया का शंकर भी दशरथ मांझी से कुछ कम नहीं है। पत्नी के हाथों में छाले क्या पड़े, शंकर ने कबाड़ से जुगाड़ कर सफर तय करते हुए हैमर मशीन बना डाली। लोहार का काम करने वाले शंकर की पत्नी के हाथों में लोहा पीटते पीटते छाले पड़ गए थे और ऐसे में शंकर ने लॉकडाउन के दौरान 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद ऐसी हैमर मशीन बना डाली जो आने वाले दिनों में लोहारों के लिए वरदान साबित होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।